नया आपका चैप्टर एक है कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। पहले तो आपको जानना होगा कि इस अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो दो कैटेगरी के हैं, दो टाइप में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इस चैप्टर से आने से पहले थोड़ा सा बैक आपको जा रहे हैं, कुछ आपको समझाने के लिए। तो जितने भी इस अर्थ पे ऑब्जेक्ट या फिर बोल सकते हैं सबस्टांसेस हैं, उसको हम दो कैटेगरी में कह सकते हैं। फर्स्ट जो लिविंग होगा और दूसरा नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, तो लिविंग को हम क्या बोलते हैं? बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स। नॉन लिविंग को क्या बोलेंगे? ए बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। बोथ बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। लिविंग जो हैं, यानी कि जो बायोटिक फैक्टर हैं, उनके लिए तो ए बायोटिक फैक्टर नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल। यानी कि ए बायोटिक फैक्टर इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बायोटिक फैक्टर। प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही है ना लिविंग। इसके अलावा और कोई लिविंग है? हाँ, सारे इसी में आ जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ए बायोटिक फैक्टर में हम प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटिक फैक्टर बहुत सारा है, जैसे प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबको हम इन्हीं तीन कैटेगरी में रखेंगे। ए बायोटिक फैक्टर जो हैं, अब जितना देख रहे हैं इधर आपके आसपास सराउंडिंग, कुछ बायोटिक फैक्टर भी होंगे, ए बायोटिक फैक्टर भी होंगे, लेकिन जितने आप नॉन लिविंग थिंग्स देख रहे हैं सब ए बायोटिक फैक्टर हैं। लेकिन हम उन्हीं ए बायोटिक फैक्टर को यहाँ पे डिनोट करेंगे जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है उसके सर्वाइवल के लिए, लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल। तीन मेजर फैक्टर है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये टोटली इन्हीं तीन फैक्टर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे अगर आप कहेंगे सर सॉइल
नहीं बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो जो भी आप भोजन लेते हैं, वो जो भोजन आपको मिलता है प्लांट के थ्रू, प्लांट से, वो प्लांट कहाँ ग्रो कर रहा है? सॉइल पे ना। वाटर के बिना आप रह नहीं सकते हैं, एयर के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मीन्स ये 3 ऐसे फैक्टर हैं, ये बायोटिक फैक्टर हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोटिक फैक्टर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ए बायोटिक फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम दूसरा बात बोले कि जो भी ए बायोटिक फैक्टर हैं वो भी आपके बायोटिक फैक्टर पे डिपेंडेंट हैं। बोलेंगे सर कैसे? एयर हम पे कैसे डिपेंडेंट होगा? एयर हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं? या फिर सॉइल हमसे क्या लेना देना है सॉइल को, वो हमारे ऊपर कैसे डिपेंडेंट हो गया? नहीं। या वाटर का क्या रिलेशन है? तो जैसे देखिए, एक सिंपल प्रोसेस है। अभी हम यहाँ पे नहीं आए हैं, अभी उससे पहले अभी इसी चीज़ को आप जानिए। जैसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 यूज होता है, यूज होगा, ठीक है, और O2 रिलीज होता है ना। तो जो भी आपका एटमॉस्फेरिक O2 का आपका कंसंट्रेशन है वो ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस। तो ये इसके कंपोजिशन को चेंज कर रहा है कि नहीं? हाँ। दूसरा वाटर, जो वाटर साइकिल होता है, तो आप देखेंगे कि जो रेन होता है, इवोपरेट होता है, उसमें कहीं ना कहीं प्लांट, उसी तरह सॉइल भी, न्यू सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है ह्यूमस से होता है। और ह्यूमस का फॉर्मेशन आप जानते हैं कैसे होता है? नहीं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट का मैटर से। तो वह कहीं ना कहीं आपका ये भी डिपेंडेंट होता है। अब बात आती है, चलो ठीक है, लेकिन इससे यहाँ क्या हमको लेना देना है? कंजर्वेशन से इसका क्या रिलेशन है? तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मीन्स, कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्शन, संरक्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको हम संरक्षण प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो प्लांट और एनिमल को। तो प्लांट को अगर बात करें, यहाँ पे हम देखिए फिर से आ रहे हैं कि जो ए बायोटिक फैक्टर था प्लांट और एनिमल, तो प्लांट को हम बोलते हैं फ्लोरा। क्या बोलते हैं? फ्लोरा। और एनिमल को बोलते हैं फाउना। तो कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। तो प्लांट आपका हो गया फ्लोरा, एनिमल हो गया फाउना, जिसको हम कंजर्व करने हैं। फर्स्ट बात आती है कि वाई कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरा एंड फाउना। देखिए यहाँ पे अर्थ पे डाइवर्सिटी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं यहाँ पे डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत वेराइटी ऑफ प्लांट और एनिमल प्रेजेंट हैं। वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। प्लांट्स एंड animals are present on earth is called biodiversity. Biodiversity प्लांट के ब्रैकेट में फिर से यहाँ पे आप लिखेंगे फ्लोरा और एनिमल के ब्रैकेट में फौना। अब जितने भी डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, वो
ये एरो दिखा रहा है कि इसका कंजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्रेजेंट ऑन अर्थ होगा। हाँ, वेराइटी। अब ये जो भी बायोडाइवर्सिटी है सबका एक अपना इम्पोर्टेंस है। जो भी वेराइटी है, चाहे वो प्लांट का हो या फिर एनिमल का हो, सबका एक अपना इम्पोर्टेंस है इस बायोडाइवर्सिटी में। बिना इम्पोर्टेंस का कोई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। बट आप आगे पढ़ेंगे कि हर एक एनिमल जो होता है या प्लांट जो होता है वो फूड चेन का हिस्सा होता है। फूड चेन समझते हो, पढ़े हो ना, फूड चेन और फूड वेब। तो उस फूड चेन और फूड वेब का जो पार्ट है वो इसी बायोडाइवर्सिटी में से आता है। हर एक फूड चेन का आपका पार्ट देखेंगे तो जो फूड चेन में हर एक लेवल पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अगर अब्सेंट हो गया तो उसके आगे वाला जो एनिमल होगा, चेन के आगे वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा, उसको फीडिंग करने के लिए एनिमल मिलेगा नहीं ना। अगर बात करें हम, जैसे एक सिंपल सा हम फूड चेन का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? प्लांट आएगा। रैट, कैट, टाइगर। ठीक है, तो एक सिंपल आपका फूड चेन की बात करें, अगर ये वाला एब्सेंट हो जाए, फर्स्ट लेवल आपका फूड चेन में जो है प्लांट के बाद अगर ये एब्सेंट हो जाए तो क्या इसको भोजन मिलेगा? नहीं ना। तो ये क्या शो करता है कि बायोडाइवर्सिटी में जो भी आपका फ्लोरा एंड फाउना है वो अपना इम्पोर्टेंस रखता है। वो कहीं ना कहीं उस फूड चेन में आने वाला जो स्पेसीज है या आने वाला जो आपका फाउना है, एनिमल है, वो उस पर डिपेंडेंट है फूड के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी में यही आपका इम्पोर्टेंस होता है हर एक मेंबर का, चाहे वो प्लांट वाला मेंबर हो, फ्लोरा का मेंबर हो या फिर फाउना का मेंबर हो, वो सबका एक अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, साथ ही साथ इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे प्लांट रहे, एनिमल ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ आपका बायोटिक फैक्टर होते हैं, नहीं उसी को नहीं इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें एक्वेटिक कंडीशन आएगा, टेरेस्ट्रियल कंडीशन आएगा, जहाँ पे जो भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रह रहा है, सरवाइव कर रहा है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो टोटली आपका बायोटिक फैक्टर पे डिपेंडेंट है। तो इकोसिस्टम को भी मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। प्लांट अगर हम इस बायोडाइवर्सिटी से हटा देते हैं, प्लांट अगर हम बायोडाइवर्सिटी से हटा देते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताओ तो ज़रा। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। क्या? फूड एंड फ्रूट्स यानी कि सोर्सेज ऑफ फूड क्या हो गया? खत्म हो गया। अरे एक सिंपल सा आपका आंसर होगा क्या, जहाँ प्लांट खत्म, पूरा आपका जो अदर
लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरा खत्म। टोटली तो डिपेंडेंट है हम प्लांट पे, सबसे पहले प्लांट है, या प्लांट पे ही तो सारा एनिमल आपका डिपेंडेंट है। तो जहाँ प्लांट खत्म, ये पूरा आपका चेन का आगे वाला जो एनिमल्स होंगे वो सभी खत्म। तो प्लांट, इसीलिए तो इसको प्रोड्यूसर बोला जाता है। नहीं, अगर ये खत्म तो पूरा आपका बायोडाइवर्सिटी समाप्त। और आज के डेट में क्या हो रहा है? डिफोरेस्टेशन। क्या हो रहा है? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन। अब जब डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपका प्लांट का जो पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा? आपका कम होगा। और प्लांट का पॉपुलेशन कम हुआ तो कहीं ना कहीं वो आपके इकोसिस्टम को डैमेज करेगा, हर तरह से डैमेज करेगा। चाहे वो एटमॉस्फेयर से कंडीशन हो, या फिर एनिमल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहे हैं उनके लिविंग स्टाइल या लिविंग कंडीशन में भी इफेक्ट आएगा आपका। तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा आपका इफेक्ट है, ठीक है। बहुत ब्रॉड एरिया है आपका डिफोरेस्टेशन, इसका इम्पैक्ट पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है, बहुत बड़ा है आपका। जैसे अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तब क्या होगा? आपका कंसंट्रेशन ऑफ CO2 रेज करेगा। CO2 के कंसंट्रेशन रेज करने से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा आपका? हाँ, रेज इन टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या जाएगा? जितना भी आइस आपका है नहीं पोलर रीजन में, वो आपका मेल्ट होना शुरू करेगा। जब मेल्ट करना शुरू होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? आपका सी का लेवल जो होगा वो रेज करेगा, हाई होगा। और कोस्टल रीजन, यानी कोस्टल रीजन कहने का मतलब समुद्र के किनारे जो भी आपका ज़मीन है वो क्या होगा? आपका अंडर वाटर आपका वो चला जाएगा। नहीं तो देख रहे हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट है इसका। लेकिन हम नॉर्मल कंडीशन में बहुत नॉर्मली लेते हैं इसको। पेड़ ही ना काटना है, काट दो। हम बार बार बोलते हैं ना आप लोगों को कि ह्यूमन इज ए फूलिश एनिमल, सेल्फिश एनिमल, सबसे बड़ा सेल्फिश। सेल्फिश है तो फूलिश तो होगा ही ना। हाँ, हम लोग को लगता है कि हम कितने बड़े, नहीं, सबसे पावरफुल। हाँ, जबकि एक छोटा सा वायरस आया, सब हवाई। हाँ, तो नेचर जो है वो सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ है, उसके आगे हमारी और आपकी नहीं टिकने वाली है। नेचर से अगर खिलवाड़ हम और आप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत लार्ज कंडीशन पे होगा। और डिफोरेस्टेशन ये तो बहुत बड़ा आपका है, इस इकोसिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट आपका मेंबर है, और उसी मेंबर को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नहीं तो जब इस मेंबर को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, ठीक है। तो पहले तो आपको डिफोरेस्टेशन जानना होगा कि डिफोरेस्टेशन, काउज ऑफ डिफोरेस्टेशन क्या है, ठीक है। तो यहीं पे एक टॉपिक बनाएंगे, डिफोरेस्टेशन है क्या। पहले इसको लिख लीजिए, कटिंग ट्री एट ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल या लार्ज एरिया में किसी अगर प्लांट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ट्री को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तब क्या होगा? आपका डिफोरेस्टेशन कहलाएगा।
क्या बायोलॉजिकली वे में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरा एंड फाउना। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेज। डीएवी वाला बुक दो, डीएवी बुक है ना, डीएवी वाला बुक दो, इधर आओ। पहला लिख सकते हैं आप, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? जो भी एनिमल जो आपके फॉरेस्ट में होते हैं उसको वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। एनिमल में आपका ह्यूमन बीइंग भी आता है, मालूम है ना, यानी कि आदिवासी जो होंगे वो भी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है। तो जो भी एनिमल होगा वो सारा लोग आपका तुम भी जंगल में रहोगी तो तुम भी आ जाओगी वाइल्ड लाइफ में, हाँ। क्या क्या बोले? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टिंक्शन, जो भी एनिमल इस फॉरेस्ट में प्रेजेंट होंगे उनके लिए तो शेल्टर वही होगा ना, होम वही होगा ना, नहीं। और वो उसी प्लेस से उनको सारा चीज़ भोजन वगैरह भी मिल रहा था। अब आप उसको क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, उनका घर बर्बाद हो गया। तो घर बर्बाद हो गया तो वो तो वहाँ से क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, नहीं। तो माइग्रेट अगर नहीं करते हैं तो हम जैसे जानवर फिर उनको मार के खा जाएंगे, यही होता है ना। अरे वो क्या होता है, जो फॉरेस्ट जब है तो उनको छिपने के लिए जगह मिल जाता है, आसानी से आप उसको नहीं देख पाएंगे। जब फॉरेस्ट होगा तो फॉरेस्ट को आप डिस्ट्रॉय कर दिए आसानी से, फिर वो दिख जाएगा आपको, और दिख गया तो सेल्फिश तो हो ही, कहोगे अरे इतना अच्छा मांस वाला जानवर है, इसको छोड़ेंगे हम, चलो इसको मार देते हैं, खा जाते हैं, हाँ। नहीं, तो उनका हंटिंग स्टार्ट हो जाता है। अरे सिर्फ मारने और खाने की बात नहीं है, हम करते क्या हैं, उनका पार्ट को बेच के पैसा कमा लेते हैं, नहीं। ब्लैक हिरन, जिसको डियर, ब्लैक डियर, जो अभी केस चल रहा है सलमान खान पे, नहीं, हंटिंग के केस में। तो जो भी वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो आपका पहला क्या होगा, इंस्टिंक्ट होगा, ख़त्म होगा। दूसरा क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, वही वेलफेयर, जो भी वहाँ पे आदिवासी होगा उसका भी क्या होगा, आपका माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन, माइग्रेशन होगा। किसका माइग्रेशन होगा, तो जो भी वाइल्ड लाइफ वहाँ पे है, एनिमल्स है, हाँ, वाइल्ड लाइफ नहीं।
हाँ ठीक है। अरे तो एक्सटिंक्शन तो वाइल्ड लाइफ प्लांट का भी तो हो रहा है, प्लांट भी तो वहाँ डिस्ट्रॉय कर रहा है नहीं। तो वहाँ पे जो माइग्रेशन किसका होगा, जो एनिमल्स होगा। अरे प्लांट्स को तो हम डिस्ट्रॉय कर ही दिए, अब वो कहाँ से माइग्रेट करेगा। और प्लांट माइग्रेट करता है कहीं, माइग्रेट कौन करेगा, जो भी वहाँ पे एनिमल्स होंगे वो माइग्रेट करेंगे। ठीक है, उनका ना घर बर्बाद हुआ, उनको ना अब खाने की प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे एक जगह से दूसरे जगह। वेरी गुड। नहीं, और क्या हो जा सकता है, इंक्रीज CO2 कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अब CO2 कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज करेगा, जो भी प्लांट था वो प्लांट CO2 को यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा था। अब प्लांट है ही नहीं, उस CO2 का यूज कहाँ से होगा, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ओबियसली क्या होगा, बढ़ेगा। अब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगा तो क्या होगा इम्पैक्ट, टेम्परेचर बढ़ेगा आपका, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, इसी को बोल सकते हैं आप ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग आइस कैप, डिसरप्टेड रिवर फ्लो, और क्या इम्पैक्ट आएगा, स्कार्सिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। स्कार्सिटी, तो अब देखिए एक एक पॉइंट को आपको समझना होगा। वाइल्ड लाइफ इंस्ट्रक्शन, इसमें जितने भी उस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में, सपोज करो यहाँ पे ये एरिया कोई है, एक बड़ा सा एरिया है, अब इस एरिया में कुछ प्लांट्स भी ग्रो करेंगे, फॉरेस्ट एरिया है तो एक से ज़्यादा प्लांट होगा आपका, प्लांट का आपका बहुत ज़्यादा प्लांट होगा, घना प्लांट होगा आपका, जिधर देखिए उधर ही प्लांट होगा आपका। हाँ, अरे झाड़ियाँ हैं, समझ रहे हो ना, हाँ समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, क्या
स्क्वायर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अलावे और क्या हो सकता है? एनिमल भी होगा। नहीं तो कोई एनिमल बना दो। अरे कोई भी एनिमल हो। हाँ, हाँ ह्यूमन है। हाँ, कुछ बर्ड्स भी होगा। हाँ, कुछ बर्ड्स भी होंगे। चलो ये इसमें क्या होगा? ये आपका हम बोल सकते हैं, ये क्या है आपका? इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम। अब इस और इकोसिस्टम वो भी कैसा? स्पेसिफिक क्या है? तो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम है। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा? पॉपुलेशन ऑफ प्लांट। ऑफ प्लांट क्या होगा? ज़्यादा होगा, लार्ज होगा? नहीं, पॉपुलेशन ऑफ प्लांट लार्ज होगा। इसके अलावे जो एनिमल्स होंगे, एनिमल्स होंगे वो भी यहाँ सरवाइव करेगा, रहेगा। तो ये सारे चीज़ को वाइल्ड लाइफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाइल्ड लाइफ। और इस वाइल्ड लाइफ में क्या आ सकता है? प्लांट आएगा, प्लांट्स आएगा प्लस एनिमल आएगा, एनिमल्स आएंगे। अब कटिंग किसका कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन, यानी कि प्लांट को ही हम कट कर रहे हैं। तो प्लांट तो आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ ही, साथ ही साथ जो एनिमल्स होंगे वो एनिमल क्या करेगा? माइग्रेट करेगा। आपका ये एनिमल माइग्रेट करेगा। कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, नहीं कुछ माइग्रेट करने के दौरान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब जाएगा वो, उस दौरान भी कहीं ना कहीं वो हंटिंग का शिकार हो सकता है, हंटिंग उसका हो सकता है, या फिर जाते समय किसी तरह से वो मर सकता है। तो लॉस ऑफ एनिमल इन एनी कंडीशन कुछ हो सकता है वो, या फिर हो सकता है कि जिस प्लेस पे वो माइग्रेट करके गया वहाँ पे उससे और भी हायर एनिमल होगा जो उसको फीडिंग कर जाए, उसको खा जाए, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा वहाँ पे? नहीं ना। तो ये सारे कारण है जो वाइल्ड लाइफ को क्या करता है? इंस्टिंक्ट करता है, ख़त्म करता है। ठीक है, दो कंडीशन, एक तो जो हम उसका शेल्टर ख़त्म कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन अगर यहाँ पे हो रहा है, अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो क्या होगा? आपका लॉस ऑफ फूड, क्या होगा? लॉस ऑफ फूड सोर्सेज, फूड का सोर्सेज आपका लॉस होगा। साथ ही साथ क्या होगा? शेल्टर भी होगा, लॉस करेगा, ख़त्म होगा। दोनों ही कंडीशन में जब लॉस ऑफ फूड सोर्सेज हो जाएगा और शेल्टर ख़त्म हो जाएगा, तब वो क्या करेगा? माइग्रेट करेगा। और माइग्रेट करेगा तो उस दौरान भी आपका क्या होगा? इंस्टिंक्ट होगा। तीसरा है इंक्रीज CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अरे
यहाँ पे जब प्लांट था, इसको यहाँ ऐसे समझिए, प्लांट यूज CO2 इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये प्लांट ही नहीं है, प्लांट ही खत्म हो गया, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं। क्या यूज ऑफ CO2 होगा? नहीं। दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक CO2 विल बी इंक्रीज। यहाँ पे ये तो कब होगा? जब आपका प्लांट है, डिफोरेस्टेशन कर दिए, यानी कि प्लांट जो था वो कट कर दिया गया, ठीक है, कट हो गया, तब क्या होगा? नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। देन क्या होगा? नो यूज ऑफ CO2, नो यूज ऑफ CO2। अब ये एरो का साइन है, नो यूज ऑफ CO2। अब जब CO2 यूज नहीं होगा तब क्या होगा? फिर एटमॉस्फेरिक CO2 जो होगा वो बढ़ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन of CO2 is increased। ठीक है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? काउज ग्लोबल वार्मिंग। काउज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहाँ पे? ये कट होगा। और अरे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी आपका रिलीज नहीं होगा एटमॉस्फेयर में। हम अभी तो यहाँ पर पहले ही बताए थे कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट CO2 को यूज करेगा, O2 रिलीज करेगा। जब फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है तो CO2 का यूज होगा? हाँ, ऑक्सीजन रिलीज होगा? नहीं ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपका लास्टली आपका इम्पैक्ट क्या जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग।